हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। इस चैप्टर में आज हम समझेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, क्या हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या होते हैं और लैंग्वेज पॉलिसी। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले हम समझते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। व्हाट इज फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which power is divided into different level of government. मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की पावर को डिफरेंट लेवल्स में या कहें कि डिफरेंट टीयर्स में बांटा जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री में मेनली 2 लेवल में ही पावर को बांटा जाता है या डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। बट हमारी कंट्री एक डाइवर्सिटी कंट्री है, इसलिए इसे अच्छे से चलाने के लिए यहाँ पे थर्ड गवर्नमेंट का भी यूज किया जाता है। ये जो वर्टिकल फॉर्म में पावर शेयरिंग होती है इसे ही फेडरलिज्म बोला जाता है, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में ही फेडरल गवर्नमेंट होती है, बल्कि कई कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनमें यूनिटरी गवर्नमेंट भी होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर डिवाइड की जाती है वो हर एक लेवल में की जाती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो। तो इनके पास अपनी अपनी पावर होती है। बल्कि अगर किसी भी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर होगी। वहीं हम बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट की तो सारी पावर सेंट्रल के पास होती है। अब आप ही बताओ कि इन दोनों गवर्नमेंट में कौन सी बेस्ट है? फेडरलिज्म जिसमें पावर डिफरेंट लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट जिसमें एक ही लेवल मतलब सेंट्रल के पास ही सारी पावर है? फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि जिस कंट्री में जितनी ज्यादा पावर शेयरिंग होगी वहां की गवर्नमेंट उतनी ही स्मूथ तरीके से काम कर पाएगी। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट का ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का जो एग्जाम्पल है वो इंडिया और यूएसए है, और यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है फ्रांस और इंग्लैंड। अब फेडरलिज्म के बारे में ज्यादा समझने के लिए हम उसके की फीचर्स के बारे में समझेंगे। फर्स्ट फीचर है उसका, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के 2 या 2 से अधिक लेवल होते हैं। सेकेंड की फीचर्स है फेडरलिज्म का, डिफरेंट लेवल of the government govern the same citizen but each level have its own jurisdictions। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो डिफरेंट लेवल हैं वो सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करते हैं, बट उनका जो कंट्रोल एरिया होता है वो अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी पर्सन है, सपोज वो पर्सन हरियाणा का है या किसी भी अदर स्टेट का भी है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न करती है, यानी कि उसके लिए काम करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। इसी तरह डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है। थर्ड फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फीचर द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की किस लेवल के पास कितनी पावर है, उसका कितना कंट्रोल एरिया है, उसका कितना काम है, ये सब मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में। और हर एक लेवल को संविधान में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। फोर्थ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल। इस फीचर का मतलब ये है कि एक लेवल या टीयर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं या कोई चेंज लाना है तो उसके लिए दोनों लेवल के कंसेंट की जरूरत होगी, मतलब दोनों लेवल की सहमति होनी चाहिए। फिफ्थ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, द जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट के बीच में किसी भी बात को लेकर या किसी भी लॉ के परमिशन को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो जुडिशरी है वो एज ए एम्पायर काम करती है और उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है या विवाद हुआ है उसको सॉल्व करवाती है।
Sixth feature of federalism. Source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. इस फीचर का मतलब है कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो ये पहले से ही स्पेसिफाई क्लियर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा और स्टेट के पास पैसा कहां से आएगा। सेवेंथ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, मतलब फेडरलिज्म सिस्टम के जो दो उद्देश्य होते हैं। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि देश में सुरक्षा और यूनिटी बनी रहे, और दूसरा, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, कि रीजनल डाइवर्सिटी बनी रहे और सभी अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें। हम किसी भी फेडरल सिस्टम को सबसे अच्छा तभी मानेंगे जब वहां दो चीजें होंगी। फर्स्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, सेकंड, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब वो हमेशा साथ रहेंगे। देखने के टाइप्स ऑफ फेडरेशन क्या होता है। दो टाइप्स ऑफ फेडरेशन होते हैं, एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सेकंड होता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो पहले हम समझते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट मिलकर एक यूनिट बनाते हैं या नेशन बनाते हैं, तो उसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, क्योंकि यूएसए जो है वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट से मिलकर फॉर्म हुआ है, इसलिए तो हम उसे कहते भी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें हर एक स्टेट के पास बराबर पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। A large country decide to divide its power between constituent state and the local government, मतलब कि एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करने के लिए अलग अलग स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। इस तरह की फेडरेशन को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इंडिया में क्या हुआ, पावर को बांट दिया गया अलग अलग स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, पर इसमें क्या होता है कि किसी स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है और किसी स्टेट के पास कम पावर होती है, मतलब अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अलग अलग स्टेट में के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में भी जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल तो इंडिया है, इसमें एक दो एग्जाम्पल और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आपका स्पेन और बेल्जियम। और बेल्जियम के बारे में तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि किस तरीके से वहां पे पावर को डिवाइड किया। अब हम समझेंगे कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है, व्हाट मेक्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। नो डाउट हम सबको ये पता है, आपको भी पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है या हमें बताना है कि क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो चलिए जानते हैं। तो शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बन के तैयार हुआ था तो उसमें केवल गवर्नमेंट के दो ही टियर थे, दो लेवल थे, जिसके बारे में बताया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया में अभी भी गवर्नमेंट की दो ही टियर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंजेस आते हैं और बाद में जाकर गवर्नमेंट का तीसरा टियर भी बनाया गया, जिसको बोला गया लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आती हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। इन तीनों लेवल के पास अपना अपना कंट्रोल एरिया है, जुरिडिक्शन है, मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल है। ये तीनों ही अपना अपना जुरिडिक्शन एरिया ऑफ कंट्रोल एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट भी दी गई हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं जो कि पूरे देश से संबंधित होते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी।
ये पूरे देश से संबंधित होते हैं, इसलिए इनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है या एक्शन ले सकती है। अब आपकी दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि स्टेट और लोकल लेवल से संबंधित होते हैं, जैसे कि आपकी पुलिस, हर स्टेट की एक अपनी अपनी पुलिस होती है, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, मतलब हर एक स्टेट को की अपनी अपनी एक पुलिस होती है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सब स्टेट से रिलेटेड टॉपिक हैं। इनके ऊपर जो भी लॉ बना सकते हैं वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि लोगों के कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो ये जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन इंटरेस्ट से संबंधित हैं, इसीलिए इन विषयों पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब आप एक बात याद रखना कि अगर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल के जो पॉइंट्स होंगे उन्हें ज्यादा वैलिड माना जाएगा एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो इन दोनों लिस्ट में नहीं आते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई इन दोनों में नहीं आते तो उनके ऊपर लॉ कौन बनाएगा। तो ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपका स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह के सब्जेक्ट को हम डिजाइडरी सब्जेक्ट बोला जाता है। और इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं, उनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। All state in India union does not have identical power। अब मतलब इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास बराबर पावर है, बल्कि इंडिया में कुछ ऐसी भी स्टेट है जिनके पास थोड़ी ज्यादा पावर है, और वो जो सम स्पेशल स्टेटस है उसको वो काफी इंजॉय करते हैं, जैसे कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। इनके पास आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल पावर होती है। उन्हें ये पावर उनकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर दी गई ताकि वहां के लोगों के लैंड राइट्स प्रोटेक्ट रहे और उनका जो कल्चर है वो भी सलामत या बचा रहे। इसलिए किसी भी अदर स्टेट का व्यक्ति इन स्टेट में परमानेंट लैंड या घर नहीं खरीद सकता। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। तो आपको पता ही है कि इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब सवाल ये आता है कि यूनियन टेरिटरीज को क्यों बनाया गया, स्टेट क्यों नहीं बनाया गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम इन्हें एक स्टेट बना पाए, और ये इतनी छोटी भी नहीं है कि हम इन्हें एक स्टेट के साथ मर्ज कर पाए। और भी कई सारे रीजन है, जैसे कल्चर का, लैंग्वेज का, इसलिए इन्हें यूनियन टेरिटरीज ही रहने दिया गया। इसमें एक पॉइंट याद रखना आप कि इन टेरिटरीज के पास स्टेट की तरह पावर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन टेरिटरीज में इंटरफेयर कर सकती है। अब अगर अब मान लो किसी व्यक्ति को लगता है कि जो ये पावर शेयरिंग हुई है वो सही नहीं हुई है, तो क्या पावर शेयरिंग के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए जा सकते हैं? चेंजेस तो लाए जा सकते हैं, पर चेंजेस लाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस के 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होगा। केवल इतना ही नहीं, कम से कम 14 स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल भी होना चाहिए, तब जाकर कहीं पावर शेयरिंग के इस फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लाया जा सकता है। और इस सिचुएशन में अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो जो हमारी जुडिक्शन है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिखे हुए हैं इसलिए हमारा फेडरलिज्म सक्सेसफुल है और अच्छे से काम कर पा रहा है, बल्कि हमारा फेडरलिज्म इसलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि हमारी इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम फेडरलिज्म की मदद से एक साथ खुशी खुशी रह पाते हैं। तो ये कैसे हो पाया, इसके पीछे के कई कारण हैं। आइए चलिए जानते हैं। पहला है लैंग्वेज स्टेटस। हम अब समझेंगे बेसिकली हमारी इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी।
अगर हम देखें 1947 के मैप को और उसे कंपेयर करें आज के मैप के साथ, तो हमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। जैसे कई स्टेट्स जो हैं गायब हो गए और कई सारे स्टेट्स नए बन भी गए। तो आज के टाइम पर जो स्टेट्स हैं वो कई सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे कि आज के टाइम पर जो भाषा के आधार पर, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं। ठीक है, these states are those state which divided on the basis of language, मतलब ऐसे स्टेट्स जिन्हें भाषा के आधार पर बांटा गया है उन्हें हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हैं। अब ये सवाल आता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की जरूरत क्या थी? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज के बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो अपने अपने स्टेट्स में खुशी खुशी रह पाए, इसलिए जो है लैंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाए गए। इसमें जो है कंट्री की यूनिटी भी बनी रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान हो जाएगा, यानी कि कंट्री को चलाना भी थोड़ा इजी हो जाएगा। सिमिलरली कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बल्कि उनके कल्चर के हिसाब से बांटा गया, कुछ को ज्योग्राफी के बेसिस पर भी बांटा गया, जैसे कि नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया या फिर झारखंड है। तो ये जो स्टेट्स हैं इनके कल्चर को ध्यान में रखकर बनाए गए। लैंग्वेज पॉलिसी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर हम ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, तो हम गलत हैं। बल्कि हमारे देश में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा ही नहीं मिला। हमारे देश में लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, पर वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सिमिलरली भारत में 21 भाषाएं बोली जाती हैं। कुल मिलाकर हमारे पूरे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें शेड्यूल लैंग्वेज भी बोला जाता है। और हम लोग इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी भाषाओं को इक्वल राइट्स देता है। हमारे देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। ध्यान रखना, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब देखो, एक इंसिडेंट हुआ। एक बार क्या हुआ, 1965 में ऑफिशियल पेपर्स के लिए इंग्लिश भाषा को ही बंद कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। तो इसके विरोध में कई सारे जो तमिलनाडु के नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग आवाज उठाते हैं। उनका मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाना नहीं चाहिए या हटाना सही नहीं है, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश भाषा को ही समझना आसान था किसी और भाषा के मुकाबले। इसके लिए तमिलनाडु के नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के आंदोलन भी करते हैं। जो नॉन स्पीकिंग हिंदी जो लोग थे, जो हिंदी नहीं बोल पाते थे, वो एक आंदोलन करते हैं। और इस आंदोलन का रिजल्ट ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्री होना पड़ता है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज कंटिन्यू रखने के लिए। तो इस सब में हमें ये पता चलता है कि अगर फेडरलिस्ट में प्रैक्टिस करना है या चेंज करना है, तो हमें हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी होगी। या हमें फेडरलिज्म अच्छे से चलाना है या हम अपनी कंट्री को एक अच्छे से चलाना है, तो हमें हर एक लैंग्वेज को, रिलीजन को, कल्चर को रिस्पेक्ट देनी होगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लैंग्वेज को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन तो बहुत समय पहले से ही, यानी कि हमारे देश के आजाद होने के बाद से इंडिया में 1 पार्टी रूल देखने को मिला। अब हम बात करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन की। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस तो बहुत ही समय पहले से, यानी कि हमारे देश के आजाद होने के बाद से इंडिया में 1 पार्टी रूल देखने को मिला है। मतलब सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एक ही पार्टी रूल करती थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। और गलती से अगर किसी भी स्टेट में कोई और पार्टी जीत भी जाती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश रहती थी कि उसे कमजोर किया जाए, बेसिकली उसे डिसमिस किया जाए या हटाने के प्रयास किए जाते थे, ताकि अगली बार वह पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाए और उन्हीं की पार्टी उस स्टेट को गवर्न करे। तो इस तरह का सिस्टम इंडिया में काफी सालों तक चलता रहा। बट फिर 1990 में क्या होता है, कोलिएशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि 1990 में किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी।
इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है मेजॉरिटी के कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए और सेंट्रल पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इस तरीके से जब कोलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन थे वो अपने आप अच्छे होते चले गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डर हमेशा रहता था कि अगर उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी को सरप्रेस करने की या फिर डिसमिस करने की अगर कोशिश की और अगली बार फिर से हमें कोलिशन की जरूरत पड़ी या कोलिशन फॉर्म करने की नौबत आई तो वो रूलिंग पार्टी उन्हें अपना सपोर्ट नहीं देगी। तो इस डर के कारण सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के जो संबंध थे, जो रिलेशन थे, वो अच्छे होते चले गए और सेंट्रल को स्टेट की वैल्यू भी समझ आने लगी थी। इस फेडरलिज्म में यही कहता है कि अगर किसी भी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है तो उससे हम एक आइडियल फेडरलिज्म नहीं मानते। एक आइडियल फेडरलिज्म मतलब एक अच्छा फेडरलिज्म हम उसी को मानते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट के बीच के जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे होंगे, तो ही उसको एक अच्छी फेडरलिज्म कंट्री या अच्छा फेडरलिज्म सिस्टम माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. Decentralization का मतलब होता है जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या थी, मतलब लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो इतनी बड़ी कंट्री में या इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए अब आप देख सकते हैं जो कुछ छोटे छोटे एरियाज होते हैं, ठीक है, स्टेट है उसके अंदर भी कुछ एरियाज हैं। अब उन एरियाज के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, वो नहीं सॉल्व किए जा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। अब उन्हें कौन देख सकता है? जो उनके लेवल पे होगा, लोकल लेवल पे जो होंगे, वो उनके इश्यूज को समझ भी सकता है, अंडरस्टैंड भी कर सकता है और सॉल्व भी कर सकता है और उन्हें सेटल कर सकता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी भी लोकल एरिया में या उसमें जो भी समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि रोड से रिलेटेड इशू है, पानी से रिलेटेड इशू है या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इशू है, इसलिए जो समस्याएं चल रही हैं, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ी कि इनको अगर हम ऐड करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, तो जो लोकल लेवल पे इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, उन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट का जरूरत पड़ी या लोकल गवर्नमेंट हमें फॉर्म करनी पड़ी, इसलिए इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया। तो अब इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हो तो गया, मतलब कहने के लिए तो पावर दे दी गई थी, पर क्या एक्चुअल में लोकल लेवल के पास सही से पावर आई थी? नहीं, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन उतना इफेक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है, 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित कई सारे स्टेप लिए जाते हैं, जैसे कि इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड किए जाएंगे, यानी कि रेगुलरली होंगे, क्योंकि जो पहले इलेक्शन जो होते थे वो रेगुलरली नहीं होते थे, इसलिए मैंडेटरी कर दिया गया कि जो इलेक्शन होंगे वो रेगुलर बेसिस पर होंगे। इलेक्शन को मैंडेटरी कर दिया गया। लोकल लेवल पर दूसरा स्टेप लिया गया, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, जो कि SC ST OBC, उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया वो ये था कि महिलाओं के लिए, उनके लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। फोर्थ स्टेप ये लिया गया कि इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाता है, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, जिसका काम था लोकल लेवल पे, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। फिफ्थ स्टेप ये लिया जाता है कि मैंडेटरी कर दिया जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर को शेयर करेगी और पावर के साथ साथ रेवेन्यू को भी शेयर करेगी। तो ये जो स्टेप लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, उससे पता है क्या हुआ कि जो थर्ड ईयर था इंडियन डेमोक्रेसी का, वो काफी पावरफुल हो गया और इफेक्टिव हो गया।
अब हम पढ़ते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कितने टाइप की होती है। तो लोकल गवर्नमेंट दो टाइप की होती है, पहली रूरल और दूसरी अर्बन। जो रूरल होती है गवर्नमेंट होती है, रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो गांव में होती है, जिसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं। और दूसरी अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो शहरों में होती है, जिससे हम म्युनिसिपैलिटी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट की, यानी कि पंचायत राज की। तो जो अलग अलग गांव होते हैं उनमें होता है कि ग्राम पंचायत एक अकेले गांव की होती है या फिर दो तीन छोटे छोटे गांव की भी हो सकती है। और जो ये ग्राम पंचायत होती है उसमें कई सारे बोर्ड मेंबर को भी इलेक्ट किया जाता है और एक सरपंच को भी इलेक्ट किया जाता है। सरपंच जो होता है वो हेड होता है पूरी ग्राम पंचायत का, और उस ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं सरपंच उन सभी गांवों के लिए डिसीजन लेने की पावर रखता है। तो समझ में आया कि ग्राम पंचायत क्या होता है। ऐसे ही अलग अलग ग्राम पंचायत से मिलकर बनती है एक पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक समिति या मंडल समिति भी बोला जाता है। और ऐसी अलग अलग पंचायत समिति से मिलकर बनता है जिला परिषद। जिला परिषद की जो कि सबसे ऊपर होता है। तो अगर हम बात करें पंचायती राज का एक स्ट्रक्चर बना है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, मतलब जो सबसे नीचे लेवल पर होती है, जिसका हेड होता है सरपंच। उसके ऊपर आती है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है, और सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, जिसका हेड होता है जिला परिषद या चेयरपर्सन। तो ये बात हुई रूरल एरिया की। अब हम बात करते हैं अर्बन एरिया की, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं उनमें होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो टाउन होते हैं, यानी कि जो कस्बे छोटे छोटे शहर होते हैं, उनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे हम कहते हैं मेयर। ठीक है। और म्युनिसिपैलिटी का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन। तो यहाँ तक हमने लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ हमें एक बात क्लियर हो गई कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप जो लिया गया था वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था और एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से आम लोगों की आवाज गवर्नमेंट तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंच पाती है और जो लोकल लेवल के इश्यूज होते हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाते हैं। इसके अलावा महिला को भी रिप्रेजेंटेशन मिला, मतलब को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। इनफैक्ट टोटली अगर हम देखें, मतलब महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर तो हमारे इंडिया में लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल लेवल पर। ये नंबर कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। और डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से इंडियन डेमोक्रेसी और ज्यादा डीप हो जाती है, यानी कि गहरी हो जाती है, या हम कह सकते हैं और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो लोकल गवर्नमेंट को बनाना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का, जो कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो बात हुई डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ कमियां बाकी हैं, जो अभी भी कमियां हैं, जैसे कि ग्राम सभा के इलेक्शन अभी भी रेगुलरली हेल्ड नहीं होते हैं। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी भी उतनी पावर ट्रांसफर नहीं की है लोकल गवर्नमेंट के साथ जितनी उनको जरूरत है। पर कोई बात नहीं, इन कमियों के बावजूद भी हमारी जो इंडिया एक फेडरल सिस्टम काफी अच्छे से स्मूथ वर्क कर रहा है। इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम चल रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। और हम भी यही आशा करते हैं कि समय के साथ साथ हमारी इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो और भी बेहतरीन होता जाए। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये समझा कि स्टेट, सेंट्रल, लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, या फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, क्या हमारी कंट्री को कौन सी चीजें जो फेडरल कंट्री बनाती है। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई भी डाउट आता है तो मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। और प्लीज वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel, like, share and follow. Thank you.